तारिक अजीज एक अहद का नाम। मकबूल तरीन मेजबान, अदाकार और सियासतदान तारिक अजीज के साथ हस्बे हाल का एक यादगार प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। अच्छा भाईजान, अक्सर जब भी हम अपने हस्बे हाल में मेहमानों को मदऊ करते हैं तो मुझ पे ये एतराज़ किया जाता है कि मैं उनकी तारीफ़ें बहुत ज़्यादा करता हूँ और सारा वक्त तारीफ़ों में ज़ाया कर देता हूँ। आज मुझे ये आसानी हासिल है, मेरी ये खुशकिस्मती है कि मेरे तीनों मुअज़्ज़ज़ और इंतहाई सीनियर मेहमान ऐसे हैं जिनके बारे में आम तौर पर पहले ये कहा जाता है कि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन मेरे आज तीनों सीनियर जो मेहमान हैं वो किसी तारीफ के भी मोहताज नहीं। माशाअल्लाह। मतलब पाकिस्तान टेलीविजन की हिस्ट्री है, तारीख है, जोग्राफिया है, सब कुछ वही है। मोहतरम जनाब मोहम्मद कवी खान साहब, मोहतरमा कमल नसीर साहिबा और द ग्रेट तारिक अजीज साहब और उनके साथ तशरीफ रखती हैं उभरती हुई बहुत जबरदस्त गुलकारा दामिया फारूक साहब। बहुत शुक्रिया अपना भा जुनैद, आज तो तुमने मजा दिला दिया है। आज असल में खान साहब हुआ ये कि बकरा ईद है जी। तो बकरा ईद में सारे लोग जो हैं वो घर होते हैं, चूंकि यहाँ का असूल है बकरा या अब्बा घर होना जी, तो बच्चे बाहर नहीं निकलते। यार तो सीरियस बात हो, शक्ल करो अभी लितर ना खा लेना, सीरियस। तो वो इसलिए हमने ये सोचा कि हम अपनी अगली नस्ल को बताएं, ये जो आप टेलीविजन देखते हैं बैठ के, इसका पाकिस्तान में आगाज कैसे हुआ था, शुरुआत कैसे हुई थी। तो आप माशाल्लाह तीनों वो शख्सियात तशरीफ फरमा हैं जिन्होंने टेलीविजन का आगाज किया था। तारिक अजीज साहब जो हैं ये पाकिस्तान के टेलीविजन की पहली आवाज और तस्वीर है। अच्छा, मुदाखलत पर माफी चाहता हूँ, अगर गुफ्तगू का आगाज मोहतरम जनाब तारिक अजीज साहब के एक शेर से कर लिया जाए। जी बिस्मिल्लाह। तारिक साहब प्लीज एक शेर अनायत कर दे, अपना पसंदीदा, बेशक आपका ना हो। जी शेर है कि वो इस वक्त हम तीनों पर मुंतबिक होता है। उतार लो इन्हें दिल में कि फिर न देखोगे, उतार लो इन्हें दिल में कि फिर न देखोगे, ये सूरतें जो हैं अब जलवाबार हम नफ्सो, कहीं रुकें कहीं साए में बैठकर सोचें, इलाज गर्दिश लैलो निहार हम नफ्सो। अल्लाह ताला आपका ऐसे तारिक साहब अल्लाह पाक आपको हमारे सर पे सलामत रखे। आपकी तस्वीरें जो आप है ना जी, आपको तो सारी जिंदगी जब तक पाकिस्तान है हम देखते रहेंगे अल्लाह के फजल से। आप जैसी शख्सियात जो हैं वही तो पाकिस्तान का चेहरा है। कवी खान साहब और कमल नसीर साहबा पाकिस्तान टेलीविजन के पहले ड्रामे के हीरो और हीरोइन। क्या बात है। कमल नसीर साहबा पहली अनाउंसर भी हैं, फीमेल अनाउंसर। मेल अनाउंसर तारिक साहब ने इसका आगाज किया था टेलीविजन का, और कमल नसीर साहबा पहली फीमेल अनाउंसर और न्यूज़ कास्टर भी हैं। और मेरा ख्याल है कि चूँकि फीमेल से शुरू होना चाहिए एहतरामन, कमल नसीर साहबा जो है ये 7 साल की उम्र में रेडियो पर इन्होंने शुरू किया था अपना फन का आगाज। और मेरा ख्याल है कि अब भी रेडियो के साथ वाबस्ता हैं और कुछ 60 साल हो गए आपके इस सफ़र को माशाल्लाह। और कवी खान साहब भी बचपन में ही रेडियो से मुंसलिक हुए और उसके बाद 64 में ये ड्रामा पहला इन्होंने किया था कमल नसीर साहबा के साथ। नजराना था सर जी जी ड्रामे का नाम। जी हाँ जी हाँ जी, जिसमें हीरो और हीरोइन थे। और देखो आज भी हीरो और हीरोइन ही लग रहे माशाल्लाह। इसको कितना अरसा हो गया, तुसी थोड़े देर से अपने बेड़े गर्क कर सर यकीन कीजिएगा इन तीनों लेजेंड को देखकर खुशी का ये आलम है कि मेरे पांव जमीन पर नहीं लग रहे। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि ये पहली हीरोइन और वो पहला हीरो, और मैं इधर अनाउंसर और कम न्यूज़ रीडर। जी जी। और ये अनाउंसर भी थी, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरा और कवि का कभी झगड़ा नहीं हुआ था। तारिक साहब जनूबी एशिया की वो शख्सियत हैं जिन्होंने 1975 में अपने एक शो का आगाज किया था नीलाम घर के नाम से, और उसके बाद 1997 में उसका नाम हो गया था अपना नीलाम घर का
طارق عزیز شو، اور اس کے بعد کوئی 2002 میں یا 1 میں اس کا نام بزم طارق عزیز ہو گیا، اور اس کو 42 سال ہو گئے۔ اکثر ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جو کچھ اس کے بعد آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے وہ طارق عزیز صاحب کے نیلام گھر کو ہی کاپی کر رہے ہیں، اس انداز میں، اس انداز میں۔ اچھا، اس شو میں جو آج کل کے اینکر کرتے ہیں پاجنا سے حال کے اندر ہے، یہ بھی طارق عزیز صاحب نے شروع کیا ہوا ہے، شو کے اندر بھاگ دوڑ کے پورے شو کو کمپیئر کرنا۔ تم کہا کرتے ہو کہ طارق صاحب اپنا شو اس طرح کرتے ہیں جیسے ببر شیر کھل گیا ہے، اور بالکل موومنٹ جو تھی طارق صاحب کی وہ بالکل ایسے ہوا ہے۔ ہاں جی ہاں جی، کبھی خان صاحب کے متعلق بھی مجھے 2-3 باتیں کہہ لینے دو، ورنہ بریک سے میں تینوں کبھی صاحب نے 64 میں ٹیلی ویژن شروع کیا، اور 64 میں پہلی فلم کی تھی سر؟ جی 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 64 میں پہلی فلم 26 نومبر 1964۔ اوئے ہوئے ہوئے، دیکھا جائے میری پیدائش سے 30 سال پہلے، ہے جی، میری پیدائش سے کم و بیش 30 سال پہلے، اس سال دی جگہ گھنٹے لا دیا۔ 26 نومبر 1964 طارق عزیز صاحب آن ایئر گئے تھے، اور 27-28 کو ہم دونوں آن ایئر گئے تھے، لیکن قبل پہلے گئی نہیں کیونکہ یہ اناؤنسمنٹ بھی کرتی تھی۔ جی جی، تو ہیرو ہیروئن جو تھے وہ 28 نومبر 1964 کو آن ایئر گئے تھے، اور اس وقت تک ہیرو کو ہیروئن سے یہ کہنے میں کہ آئی لو یو پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر جاتا تھا، اور 5-5 فٹ دور پرفارمنس ہوتی تھی۔ سر بنتا ہی ہے، آج کل تو بچے ہمیں راہ جاندے آئی لو یو کہتے ہیں۔ اچھا طارق صاحب، آپ کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شعبہ نہیں آپ نے چھوڑا، مطلب اداکاری دیکھ لیں، اینکرنگ دیکھ لیں، ادب دیکھ لیں، فلم دیکھ لیں، ڈرامہ دیکھ لیں، تو کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ٹک کے کیوں نہیں بیٹھتے کسی جگہ؟ ملٹی کوالٹیز آدمی ہے، اور ساری کما کو پوری کی ہے۔ کہ میں نے تھیٹر کیا جی، لیکن بہت کم کیا تھیٹر کے بعد میں ریڈیو پاکستان میں چلا گیا، وہاں میں نے کوئی 4-5 سال گزارے، نیوز ریڈر تھا اور اناؤنسر تھا۔ اس کے بعد میں ٹیلی ویژن میں آ گیا، ٹیلی ویژن سے میں فلم میں چلا گیا۔ پہلی فلم میری تھی انسانیت، زیبا اور وحید مراد کے ساتھ۔ فلم کے بعد میں سیاست میں چلا گیا، سیاست میں گیا تو وہاں بھی میں قومی اسمبلی تک پہنچا، اور ایک بات میں پورے فخر سے، یہ فخر پورے پاکستان کا ہے، لیکن اللہ نے مجھے چنا کہ میں ابھی تک پاکستان کا پہلا آرٹسٹ ہوں جو الیکشن لڑ کے قومی اسمبلی میں پہنچا۔ آج 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے ہوئے، تو ابھی تک یہ اپنا کبھی خان نے بھی تو الیکشن لڑا تھا، کبھی سے میری دوستی جو ہے وہ اب پتہ نہیں کتنے ماہ و برس کی دھول اس پہ جم چکی ہے، اور اب ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو کوئی خوشی نہیں ہوتی اور کوئی ایکسائٹمنٹ بھی نہیں ہوتی، بس یہ کہ کبھی آ گیا، ہاں آ گیا۔ کچھ 1 مہینے میری اور میں، اس نے مجھے گھر لے کے دیا جب میں لاہور آیا ہوں کرائے پر، وہ اس کے رشتہ دار کا کسی کا تھا، تو مہربانی اس کی کہ میں بے گھر تھا تو اس نے کرائے پہ گھر لے دیا۔ ہماری دیوار سانجھی تھی، درمیان میں سے کھڑکی بھی ہم نے نکال لی، دونوں گھر گویا ایک ہو گئے۔ لو جی 3 مہینے میری اس کی ملاقات نہیں ہوتی تھی، دیوار سانجھی ہے۔ بالکل، کبھی فون آتا ہے کی کر رہے ہیں، میں کہا بس میں کی پکے ایک روٹی پچھوا دے یار، اور ملنا نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، یہ فیکٹ ہے۔ 3 مہینے ہم نہیں ملتے، بڑے مزادار لوگ۔ اور دونوں میں جو ایک قدر مشترک ہے وہ ظاہر ہے، جیسے پہلے انہوں نے بتایا ہے، وہ سیاست بھی ہے، فن کے علاوہ سیاست بھی ہے۔ انہوں نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑ کے جیتا تھا، کبھی خان صاحب جیت کیوں نہیں پائے، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ داستان ہے، ذرا کیسا بتائیے گا معاملہ کیا تھا؟ اصل میں طارق عزیز کی ویکیبلری اور طارق عزیز کا علم اور کتابیں اور یہ اور اشعار اور گفتگو کا اور ان کا اور آڈینس کو بالکل یہ انہی کا کام ہے۔
یہ میرا کام نہیں تھا. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ MNA کی سیٹ بڑی ہوتی یا MPA کی. تو اللہ بخشے جمیل فخری تو 2-3 یا مانا چند وغیرہ یہ سب ایسے ہی بیٹھے تھے وہاں, ہم لوگ تھیٹر کر رہے تھے فیصل آباد میں. تو اس نے کہا کہ بھائی تو کھلو جائے یار. میں کہا کس طرح؟ کھڑے ہو گئے. یہی ہوا. مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت آتا جاتا تھا لاہور میں, سارے جمیل فخری صاحب اللہ بخشے, عرفان خوزر صاحب, چاند پوری صاحب, یہ سارے لوگ بس ایک مزہ آ رہا ہوتا تھا جی کبھی صاحب الیکشن لڑ رہے. وہ جی 1500 میں آدمی کھڑا ہو جاتا تھا. سر تسی 1500 دی گل کر دیو, تسی 50 روپے کٹو ہے ہونے کھلو جائے, بلکہ دوڑ بھی پائے گا. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ تقریر کیسے کرتے ہیں. تو ہمارے پاس چھوٹی سی گاڑی تھی, ہم یہ فقری وغیرہ باہر نکلتے تھے تو لوگ جمع ہو جاتے تھے. تو میں نے کہا یار کیا کریں, تو پھر میں نے ریاض الرحمان ساغر اللہ بخش اندھیرا اجالا چل رہا تھا, تو اس نے ایک شعر لکھ دیا کہ اندھیرا نہیں ہوں اجالا ہوں میں, اور اندھیروں سے ٹکرانے والا ہوں. یہ شعر میں نے پڑھ دیا تو تالیاں بجی, میں پکا ہو گیا. میں نے کہا یہ بھی ہر تقریر میں اندھیرا نہیں ہوں اجالا. پھر میں دیکھتا تھا کہ یہ MPA والا جو میرا ہے یہ کیا کر رہا ہے. تو ایک جگہ میں نے دیکھا, میں ذرا اس سیٹ پر ہوتا تھا, میں نے وہ سائیڈ میں ہوتا تھا. تو اب وہ ایک بابا جی تھے, تو وہ MPA صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں تھوڑے ہستے کروں گا, وہ کروں گا, میں وہ اسکوٹر ہاں اور تسی بیٹھو گے تو میں تانوں لے جاؤں گا. اب وہ بابا جی کہہ رہے ہیں شاباش شاباش. پھر وہ کوئی بات کرتا شاباش ہوئے, اپریشیٹ کر رہے. تو اب مجھے تو شاباش کہنے والا کوئی نہیں تھا. میں کھڑا ہو گیا, میں کہا میں بھی وہ اسکوٹر ہاں جڑا بغیر پیٹرول سے چلاؤں گا. پھر میں نے کہا میرا نہیں اجالا کبھی. پھر تالیاں. آپ یقین کرو آخری دن میں نے 11 تقریریں کی اور میں نے 10,000 ووٹ لیے. ٹھیک ہے جی. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 10,000 ووٹ تو میں نے لے لیے, سب کچھ لے لیا, لیکن میں آپ سے قسم کھا کر کہتا ہوں ایک بات کی جو بڑی سنجیدہ بات ہے, کہ میں اسی طرح رات کو آیا, کوئی 1 بجے گھر اور سو گیا. مجھے پتا تھا کہ میں کل ہار جاؤں گا, اور میں ہار گیا تھا کیونکہ میرے سامنے بڑے بڑے لوگ تھے. لیکن میرے گھر پہ جو لوگ مجھے بٹھانے کے لیے آئے تھے ان کے میں کیا نام لوں, کیا کمال کے لوگ تھے. کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ یہ 2-4 ہزار ووٹ لے جائے گا. میں لے گیا تھا 10,000 اور 5,000 ووٹ پہ MPA سلیکٹ ہو گیا تھا. اگر مجھے پتا ہوتا تو میں MPA کی سیٹ لڑتا. مجھے کیا پتا, میں ادھر 10,000 ووٹ لیے تھے, آپ کہتے تھے یہ واپس لے لو, مجھے 2 MPA کی سیٹیں. لیکن سب سے جو سنجیدہ بات ہے اس میں جو مجھے سیکھنے کو ملی وہ تھی اتنا مشکل, اتنا اہم اور اتنا امپورٹنٹ. یعنی زندگی میں آپ قوم کے جب لیڈر بنتے ہیں تو کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں, شاید ان میں سے میں 5% بھی نہیں اٹھا سکتا. اتنا اہم عہدہ ہوتا ہے لیڈر بننا. اور میں نے اسی وقت قسم کھائی تھی کہ اگر مجھے کوئی اس وقت 2 کروڑ روپیہ بھی دے کہ لے فیئر الیکشن لگا تیرے پیچھے ہیں, تو میں کہوں گا نہیں. اور اب تک یہی ہے. مجھے کوی کے شعر سے ایک شعر یاد آ گیا جو اس نے پڑھا اور یہ ناکام ہوا, جو میں نے پڑھا میں کامیاب ہوا. وہ یہ تھا کہ میں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں علم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا ڈرا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے فکر امن عالم, تجھے اپنی ذات کا غم. میں طلوع ہو رہا ہوں, تو غروب ہونے والا. میرے سامنے کس نے کھڑے ہونا تھا. دامیہ فاروق ہماری آج کل کی بڑی ماشاءاللہ جانی پہچانی سنگر ہیں. کافی سارے سیریل میں ان کے تھیم سانگ چل رہے ہوتے ہیں اور فلموں میں بھی گانے گا رہی ہیں, اور ماشاءاللہ ساتھ کالج میں A لیول کی سٹوڈنٹ بھی چھائی ہوئی ہیں جی آج کل, چھائی ہوئی ہیں. پتر پڑی سب تو پہلے, ورنہ بندہ انجدہ ہو جاندے. ہمیں ذرا کوئی اچھا سا گانا سناؤ, ناظرین ہمارے جو ہیں وہ دیکھ کے خوش ہو جائیں. یہ ایک لافانی شعر ہے, ذرا پلیز. دور پرے اسمان تے رب سچے دا نام, دور پرے اسمان تے رب سچے دا نام, ہیٹھاں اس جہان وچ بس ایک ماں ہی ماں. واہ واہ واہ.
आप जिस तरह बेहतरीन फनकार और बेहतरीन एंकर और बेहतरीन न्यूज़ कास्टर और बेहतरीन कंपेयर रही हैं माशाल्लाह, उसी तरह मैं जानता हूँ, मैं ये सादत हासिल है मुझे कि मैं आपके घर भी गया हूँ, हाजिर हुआ हूँ। आप बेहतरीन माँ भी हैं, ईदी लेती भी होंगी बचपन में, और आजकल ईदी देने का रवाज किस तरह का चल रहा है? बच्चे अब ईदी मांगते हैं? बच्चे मांगते हैं आईपैड, बच्चे पोते पोतियाँ ये मांगते हैं आईपैड दे दें। मतलब हमें तो 5 रुपए मिलते थे, है ना, और 7 रुपए तो रेडियो से मिलते थे प्रोग्राम करने के। सच बात है। पहला चेक मुझे 7 रुपए का मिला था, तो डॉक्टर अनवर सज्जाद ने कहा कोई बात नहीं, मुझे 10 रुपए मिले। तो तुम खुश हो कि 7 रुपए बहुत। 7 रुपए देखो, 7 रुपए तो उनको फाल से नहीं देते, फकीर नहीं लेना था। आपका नीलाम घर बचपन से देखते आ रहे, हमेशा आपके अंदर एक एतमाद ही नजर आया, लेकिन इतने माहो साल गुजर गए, कभी ना कभी तो कोई फंबल, कोई गलती, कोई परेशानी, कोई ऐसी सूरत हाल से आप दो चार हुए होंगे जो हम तक नहीं पहुंची होगी, वो तो सुनाए जरा, जिसको कवर किया हो। मैं रेडियो में अनाउंसर था, तो अनाउंसर की एक प्रॉब्लम ये होती है कि सारे प्रोड्यूसर उसको घर की लाल समझते हैं। अच्छा, अब एक कोई आर्टिस्ट नहीं आया और 9 बजे ड्रामा ऑन एयर जाना है, तो आर्टिस्ट नहीं आया, तो अब प्रोड्यूसर भागा फिर रहा है, वो तारक नूं सद लो। हुण मैं तो 5 रुपए रोज़ का मुलाजिम, मैं तो अनाउंसमेंट करवा लो, 6 ड्रामे करा लो, मिलने 5 ही ने अच्छा, वो रफ़ी पीर साहब का एक ड्रामा, उन्हों का एक्टर नहीं आया, कोई मेजर एक्टर सी, वो हुण सईद मिर्ज़ा प्रोड्यूसर सन, तो वो अपना लभदा मेरे को आ गया, ऐ फड़ बल्ली और चल पीर साहब। मैं क्या कि मैनू ना रिहर्सल ना कुछ, 5 मिनट रह गए ने, बस चलो ऐ रोल तू करना, और वो मेजर रोल। अच्छा, वो मैं हूँ स्क्रिप्ट फड़ के खड़ा हो गया कि चलिए ठीक है जी, ड्रामा हो गया। हुण मिर्ज़ा मेरा दिल रखने लई पीर साहब से पूछ रहा है, पीर साहब मुंडा कैसा रहा? ठीक है, पर दे इत्थे कुछ नहीं। ताया इलियास काश्मीरी होते थे ना, हम सब फिल्म में उन्हें ताया कहते थे, इलियास काश्मीरी। फिल्म थी गटारी, उसमें मैं अंधा बना हुआ, जिप्सी, खाना बदोश अंधा। अच्छा, अब उसकी बेटी से मेरा इश्क फिल्म में शुरू हो गया है। वो यहाँ तक आ गया सीन के फाइनली वो आमना सामना हो गया कि तुम इस तरह कबीले में खराबी पैदा कर रहे हो, तो उसने मुझे थप्पड़ मारना है। अच्छा, मैं हूँ अंधा मूसीकार। अब वो उसके साथ बात करते करते उसने खटाक करके थप्पड़ मारे, मेरे लगा एडियां एडियां उंगलां होदियां, कश्मीरी हो भी हैं जी। फिर गालिबन गुजरावाले दा सीन मिलता नहीं, वो तो माशाल्लाह इतने जसीम थे, वो पाया सजदा था और जवान हो रहा है, भारे हाथ। ते मैं क्या एक ही कीता ताया, तो तू एक्शन देना सी, और मैं क्या मैं तो आना, मुझे पता तू मानूंगा क्या। कभी सर आप कभी रिकॉर्डिंग की कोई ड्रामा फिल्म में आप अंधे नहीं बने? आपका कोई ब्लूपर, कोई गलती? हमारे व्यूअर्स इसमें जाहिर है बहुत दिलचस्पी रखते होंगे, पूरी जिंदगी गुजर गई माशाल्लाह आपकी, तो बहुत कुछ हुआ होगा जो आज तक आपने स्क्रीन पे शेयर नहीं किया होगा। मैं आपको एक बात बताऊं कि उस वक्त जब कोई कास्ट्यूम प्ले होता था, उसमें जाहिर आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा होते थे और लाइव जा रहा होता था, तो ये बिल्कुल सही वाक़या है। और मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि हमारे खुर्शीद साहब थे, उनको एक गोली मारनी होती थी एक सिपाही ने, तो जब आप गोली लगी और आप गिरते हैं तो जाहिर है कैमरा फिर ऑफ हो जाता है, तो जब वो गिरे साथ में उनको आदत थी प्रिपरेशन लेने की, कैसा तो उनको गोली लगी, ठाओ वो गिरे। ये
ये ऑन एयर चला गया, ये ऑन एयर चला गया, ये भी ऑन एयर गया। बाबा जी आप जरा बताएं ईद के हवाले से, ईदियाँ शीदियाँ बच्चे आके, आपके बेटे माशाल्लाह बाहर होते हैं, तो आप तो जब जाते हैं मिलने के लिए उस वक्त हमें मालूम है जाके उस वक्त ईदी देते हैं, तो फिर ईद वाले दिन आप घर में क्या कर रहे होते हैं? ईद में क्या मसरूफियात होती हैं? यहाँ या वहाँ जाते हैं? नहीं, यहाँ ईद वाले दिन अगर बच्चे ना आए हों और आप भी ना जाएं ईद वाले दिन, तो फिर क्या मसरूफियत? बच्चे आए हुए हों तो वो इनको ईदी देते हैं। भाई वो हमारी जो कैफियत है वो बच्चे तो यहाँ है नहीं, आपको पता, तो बच्चे की अम्मा है, आपको पता, आप उनकी खिदमत में जितने अशार पेश करने हो वो कर देते हैं कि आप ये हैं तो आप वो हैं, तो आप वो हैं, यानी आपकी ईद भी जुनैद सलीम जैसी। अब आप बामी मोहब्बत का अंदाजा हो गया, वजह क्या है? दानिया मुझे ये बताओ कि तुम जब इतना नाम भी हासिल कर चुकी हो, तो जब कॉलेज में जाती हो अपने क्लास फेलोज के दरमियान, स्कूल फेलोज, कॉलेज फेलोज के दरमियान, तो वहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा महसूस होता है कि तुम्हें सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं? मैं समझा तुम पूछने लगे हो कि जब कॉलेज जाती हो तो टीचर भी तो नहीं कहते गाना सुनाओ? नहीं, ये होता है वैसे, ये होता है, आई हैव टू सिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। मगर बचपन से मैं, लाइक इससे भी ज़्यादा बचपन से मैं सिंगिंग करती आती थी स्कूल में, तो मैं ऑलरेडी एक स्टार होती थी स्कूल की। स्कूल में? या तो फिर यानी तुम लड़कियों की खालिद अब्बास डार हो। खालिद अब्बास डार साहब भी स्कूल कॉलेज में हेड थे, सुना है कि उन्होंने उधर ही स्कूल के ज़माने से। अच्छा, आपसे एक फरमाइश करनी है, आप डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर की शाख के फूल हैं, और वो पंजाबी के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, और आपका उनसे रिश्ता नाता भी है, पंजाबी के कोई 2-4 शेर सुना दे। मेरे वो नाना थे जी डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर साहब। हाँ। दर तेरा जातीक बदकिस्मत गदा भुला रवे, तंगियां दा ओदे ते झक्खड़ जिहा झुला रवे, बादशाह किलियां दे फाटक मार सौंदे रात नूं, वाह, तू सदा जागे तेरा दर सदा खुला। तारिक साहब, पंजाबी के शायर की बात हो रही है, माँ के हवाले से आपका भी एक लाफानी शेर है, जरा प्लीज। दूर परे आसमान ते रब सच्चे दा नां, दूर परे आसमान ते रब सच्चे दा नां, हेठां इस जहान विच बस एक मां ही मां। वाह 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 वाह। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। गंभीर माहौल में जब हर तरफ बादल छाए हुए हों, आपका शो जो है वो एक नेमत गैर मुतरक़बा है कि जो मैं बड़े फ़ख्र से देखता हूँ, और मुझे नींद ही नहीं उस वक्त तक आती जब तक मैं आपका शो नहीं देख लेता। साहब है ना, ये आपसे खसूसी ताल्लुक, दोस्ती और शफकत का ना बाज़ दफ़ा ये एक प्रिविलेज लेते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, और ये हमें बताते हैं कि आपका घर में रोब बहुत ज़्यादा है। आप जब वाकई जब दाखिल होते हैं तो घर के जो पत्ते हैं वो लरजने लगते हैं। ये बिल्कुल सही कहते हैं, इसी तरह का है। अब बताओ ना जो बताते थे। नहीं, अल्लाह के फजल से खान साहब पेशावर के पठान हैं, और तुम्हें पता ही है कि कितने सख्त आदमी होते हैं, फिर दलेर होते हैं। फिर यार बात ये है कि कार च सारे ही पठान होते हैं, इसलिए इस बात को डिस्कस ना आज करो, तुम्हारी मेहरबानी। पेशावर की बात चली है तो यार पेशावर भी क्या शहर है कि तारिक साहब इतनी हैरानगी होती है कि जो भी वहां से निकला है फनकारी करने के लिए वो कमाल का ही फनकार हुआ। जो तारिक अजीज साहब की मोहब्बत पेशावर से है वो तो पेशावर को ही घर ले आए। ओए होए, आपको ये मालूम है तारिक साहब के जो बेगम है भाभी हमारे, वो पठान है। तो आपको ये मालूम है कि तारिक अजीज साहब कहाँ के हैं? साहिवाल उकाड़ा के। यानी वो साहिवाल के और अपना शहर साहिवाल उकाड़ा। ओ भाई, ट्विन सिटीज हैं साहिवाल उकाड़ा। और दूसरी बात ये कि वो अराई भी हैं। सर अल्लाह वास्ते इस गल तो मुकर है भी होते आज शेख हो, ये वरना हम पे बहुत रोब डालता है।
अब आप ये जरा बताइए कि रेडियो जो है, रेडियो में भी तो प्राइवेट सेक्टर पे आप देखिए छोटे छोटे कमरों में रेडियो बने हैं। हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि छोटा सा एक कमरा है, उधर 5-6 माइक लटक रहे हैं और तड़ातड़ पूरे यूरोप में या पूरे इंग्लैंड में रेडियो चल रहा है। यहाँ पाकिस्तान में कई कई एकड़ में रेडियो स्टेशन कायम है, मगर यहाँ पे रेडियो उस तरह ना सुनाया जाता है लोगों को और ना ही लोग उस तरह सुनते हैं। जाहिर है सौदा पहले अपना अच्छा होगा तो गाहक आएगा। इतनी इतनी आप जैसी बड़ी शख्सियात रेडियो पे रही हैं जिन्होंने बोलना सिखाया है कई लोग। मैं तो अब खबरें सुनता हूँ ना मान से, मुझे बड़ा दुख होता है कि यार जिस तरह कमल नसीर साहिबा की या अय्यी की उर्दू थी या जी मुझसे कसम चकाला मुझे मालूम था कि ये जाहिल लोग यूरोरस हैं। अच्छा उनको तो छोड़ो, कैकों की आवाजें उधर से आ रही हैं यार तो मैं नाल लेके किचन में बैठ के हंस रहे थे। जरा सीरियस आपको बात बताऊं कि मुझे शुरू में जब मैं कुजराले से आया ना जी, तो उर्दू मेरी अल्लाह के फजल से जैसी आज है वैसी थी। तो मुझे मसूद अख्तर साहब, अल्लाह पाक उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, उन्होंने कहा कि बेटे खबरें सुना करो तुम्हारी उर्दू ठीक हो जाएगी। अक्सर लोग ना जी उर्दू ठीक करने के लिए इनकी खबरें सुना करते हैं। तो हमें आप इस हवाले से जरा बताएं। अब तो मेरा ख्याल है उस तरह की कई लफ्ज गलत बीच में बोल रहे होते हैं और कई लड़कियां या लड़के जो हैं वो उर्दू को बिल्कुल उसी तरह बोल रही होती है जिस तरह ईद वाले दिन नकम्मा कसाई खालड़ी ला के टकला देता। अब मैं कोशिश मैं करती हूँ कि वो मेरे इलाके में, क्योंकि पटवारी में शायद हर एक का एक्सेंट तो हो सकता है, लेकिन उर्दू रेडियो पे हमें गलत नहीं बोलना चाहिए। वो कहते हैं 9 बजे हैं, ड्रामा शुरू होगा, है ना। तो हम कोशिश हमारी होती है, लेकिन आजकल सुनता कोई नहीं। हमें तो हर एक, मुझसे अगर उर्दू उस वक्त मुझे नहीं आती थी जब टेलीविज़न शुरू हुआ, तो जहाँ मैं फंस जाती थी तो तारिक शुक्र के वो थे और मैं जाके कहती थी कि तारिक की क्या लफ्ज़ है, तो ये दुरुस्त करवा देते थे। और अगर ये कहीं अंग्रेज़ी में अटक जाते, अब ये मुझे मारेगा तो मैं भी मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ी। अच्छा माशाल्लाह आप ऑक्सफोर्ड से पढ़ी? नहीं जी नहीं, तारिक वाले ऑक्सफोर्ड से। माशाल्लाह मैंने कहा शायद आप भी मेरी कॉलेज फेलो हैं। अच्छा शुगर है इसने ये नहीं कहा। अच्छा आप ऑक्सफोर्ड यार इन मुंडियों को उठाओ यार। आप बताइए कि आप नौजवान नस्ल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपके ख्याल में बुनियादी तौर पे लेक्यूना कहाँ पे है, लूप होल कहाँ पे है कि जो हमारे सीनियर्स हैं वो अपना फ़न, अपनी जो रिवायात हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे या हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मैं भी ज़ाहिर है यूथ से हूँ, आप भी यूथ से हैं। आई थिंक यूथ से हूँ। शो का बाइकआउट कर जाओ तो देखो यूथ में कौन आ रहा है, सीरियसली बाइकआउट करके चले जाओ। तो यार खुदा के बाद सीरियस सवाल है, क्या हो गया तुम्हें? आई थिंक सर हमारे जो रोल मॉडल्स हैं ना, जो टीनेजर्स के हैं रोल मॉडल्स, वो असल में हॉलीवुड वगैरह से हैं, तो हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। इवन कि उर्दू वगैरह हमें मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग अबाउट मी, बट मोस्टली टीनेजर्स को होता है कि यार हम उर्दू बोलेंगे तो लोग समझेंगे यार हम पढ़े लिखे नहीं है, पेंडू है, वी डोंट नो हाउ टू टॉक। पेंडू ये देखो उस बच्ची ने कैसी सच्ची बात। आजकल यही मैं सर अर्ज करना चाह रहा हूं, दिस इज अ वेरी सैड थिंग कि जापानीज और चाइनीज वगैरह वो अपनी लैंग्वेज को ही बस फख्र के साथ। अच्छा आपा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने माशाल्लाह बहुत सारे शोज को होस्ट भी किया है, बड़े पॉपुलर शोज किए हैं आपने। शोज जो हैं ये जो हमारे मॉर्निंग शोज होते हैं या दूसरे कई ऐसे सकाफती या अदबी शो होते हैं, इसमें भी बहुत ज्यादा फर्क आ गया हुआ है। पहले शो में बात होती थी, अभी शो में क्रिसमस ट्रीज होती है, ये फर्क है। मैंने कहा शायद कहने लगे पहले बात होती थी अब बतंगड़ होता है। उसे बात करने में बतंगड़ बना के पेश करना। मतलब अब कपड़ों पे क्रिसमस ट्री मैंने इसलिए कहा कि वो हर वक्त वो क्रिसमस ट्री की तरह डेकोरेटेड होते हैं, तो बात जो है, जो सब्सटेंस है, या जो आपने अपने ऑडियंस को कुछ देना है, कोई बात सॉलिड अपने मुल्क की औरत को, वो नजर नहीं आती, वो नहीं है। मतलब साथ साथ एजुकेट किया जाता था। आपके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ हुक्म कि आज आप भी जानते हैं कि महंगाई और करप्शन और
ریڈیو ٹیلی ویژن کھولو تو بہت کم خبریں ایسی آتی ہیں کہ جو دل کو خوش کرنے والی ہوں. ایسے گمبھیر ماحول میں جب ہر طرف بادل چھائے ہوئے ہوں، آپ کا شو جو ہے وہ ایک نعمت غیر مترقبہ ہے کہ جو میں بڑے فخر سے دیکھتا ہوں، اور مجھے نیند ہی نہیں اس وقت تک آتی جب تک میں آپ کا شو نہیں دیکھ لیتا. تھوڑی سی دانشوری ادھر بھی ذرا. یہ دانشوری نہیں، یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا. طارق عزیز صاحب نے تعریف کی ہے، یہ بہت بڑا ایوارڈ ہے. اچھا ایک گانا ذرا اور سنا دو دامیا. جی بالکل سر، دامیا کا گانا ہے سنیارا، وہ بہت ہٹ ہے، وہ سنیں ان سے. جی وہ سنا دیجیے. حضور آپ تینوں شخصیات کا بہت شکریہ. شکریہ اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھنا ایک اعزاز ہے جو آج آپ نے ہمیں بخشا ہے. بڑی مہربانی آپ. اور میری یہ چھوٹی سی فرمائش ہے کہ ہم اپنے آج کے اس شو کا اختتام محترم جناب طارق عزیز صاحب کے شورا آفاق جو انداز ہے ان کا پاکستان کا نعرہ بلند کرنے کا، اس سے کریں. میں بھی اپنے دوستوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یقین جانے کہ عید کی خوشیاں دوبالا ہو گئی ہیں. بہت شکریہ. اور یہ ہنستے کھیلتے جو ڈپریشن تھا وہ بھی ختم ہوا. تو اب چلتے ہیں اور وطن عزیز کو دعا. پاکستان زندہ باد.